मेरा नाम आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी है और मैं पीटीआई की तरफ से NA 247 में MNA हूँ। बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है NAD यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद अमेरिका से मास्टर्स किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। 2010 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हूँ और मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ असाइनमेंट पीटीआई के लिए करता रहा हूँ, मगर एक्टिवली जो मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ वो 2017 से। खान साहब आए थे कराची और यहाँ हमारी जब मीटिंग हुई तो ये बात हो रही थी कि इलेक्टेबल्स के हवाले से, तो बड़ी ज़बरदस्त खान साहब ने ये बात की कि जब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इस फील्ड सियासत की फील्ड में नहीं आएंगे तो इलेक्टेबल्स को तो लेना पड़ेगा। वो दिन था। उसके बाद मैं फिर एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बाई इलेक्शन में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जगह मुझे नॉमिनेट किया गया और मैं जीत के कौमी असम्बली का मेंबर बना। जी, मैंने बचपन अपना कराची एयरपोर्ट पे गुजारा और वहीं से मेरी बेसिक स्कूलिंग थी। सुपीरियर साइंस कॉलेज से मैंने इंटर किया और उसके बाद NAD यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ सिविल डिपार्टमेंट में। NAD यूनिवर्सिटीज़ ने हमें बहुत कुछ दिया और आज जो भी है वो अल्लाह ताला के करम के बाद मैं जिस लेवल पे हूँ और जो मुकाम इस माशरे में सोसाइटी में मुझे मिला है उसमें NAD यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा अमल दखल है। हमने ना सिर्फ वहाँ से बेसिक तालीम मैंने हासिल की, उसके साथ साथ वहाँ पे सियासत के नमूज़ अफराद सीखे कि सियासत क्या होती है। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा हूँ, मगर उस पॉलिटिक्स जो थी वो NAD फॉर NADians थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक़ नहीं था। तो मैं वहाँ पे यूनियन में भी रहा, इलेक्शन का 2-3 इलेक्शन लड़े और बेसिकली जो तरबियत हुई तालीम के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और मैनेजरियल स्किल वो मुझे NAD यूनिवर्सिटी से मिली। उसके बाद मैंने कराची में 3-4 साल जॉब की गल्फ़ कंस्ट्रक्टर्स में और फिर मैं मास्टर्स करने अमेरिका चला गया। अमेरिका से 91 में जब मैं वापस आया तो मैंने आके यहाँ पे अपनी एक कंस्ट्रक्शन फर्म इस्टेब्लिश की, पैरागॉन कंस्ट्रक्टर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पैरागॉन कंस्ट्रक्टर पाकिस्तान की मायानाज कंपनीज़ में शुमार होता है और ज़्यादातर जो है बिल्डिंग वर्क्स के हम काम करते हैं, सिवाय डैम्स एंड रोड के बाकी तमाम काम हमने किए मल्टीनेशनल के साथ। और पैरागॉन कंस्ट्रक्टर्स जो है सिर्फ प्राइवेट काम करती है, किसी भी लेवल पे आज तक जो है हमने गवर्नमेंट जॉब्स नहीं की। और ये जो जद्दोजहद थी मेरी तालीमी अदवार में वो बड़ी काम आई आज, और मैं बल्कि अपने नाजरीन से भी ये कहूँगा कि जो नई यूथ है उसके लिए ये मैसेज भी होगा कि हमेशा खाली पढ़ाई के ऊपर नहीं जाना, उसके साथ साथ स्ट्रीट स्मार्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर अडॉप्ट करें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्टूडेंट लाइफ के हवाले से, उसके बाद जब बेसिक मेरी ग्रेजुएशन NAD से हुई तो मेरी शादी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जो शादी हुई मेरी कुलीग के साथ, इंजीनियर के साथ मेरी मैरिज शादी हुई और उसके बाद हम अमेरिका चले गए। और जब मैं वापस आया तो एक बड़ी जद्दोजहद है इस मुकाम तक पहुंचने में, और जो मैंने कंस्ट्रक्शन फर्म इस्टेब्लिश की वो बिल्कुल स्क्रैच से थी। मेरी एक छोटी सी गाड़ी होती थी सिविक, उस ज़माने में 91 में, उसी में सब कुछ मेरा ऑफिस होता था और वहाँ से हम तरक्की करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज उस लेवल पे चले गए हैं कि जहाँ पे लोग ख्वाहिश करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ बाप का और अल्लाह ताला का करम रहा है। इसमें बहुत जद्दोजहद रही है, इसमें बड़ी ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ अपनी कौम की खिदमत भी की, अपने मुल्क की खिदमत भी की, अपने लोगों की खिदमत भी की। और बड़ा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है कि किसी भी बिज़नेस में कामयाबी तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से होती है, मगर उसमें आपका अपना अप्रोच और एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। तो हमने इंजीनियर्स को बहुत प्रमोट किया मेरी कंपनी ने, और इसी तरह फलाई काम भी मैं करता रहा हूँ। PTI में और PTI में आने से पहले भी काफ़ी फ्लाई काम किए, मगर उसका तस्करा इसलिए मुनासिब नहीं होता, जिस तरह कहा जाता कि सीधे हाथ से दें तो उल्टे हाथ को पता ना चले। तो वो एक मैं समझता हूँ एक सेटिस्फेक्शन है मेरी कि, और इंशाल्लाह जब मैं पॉलिटिक्स को से दस्तबरदार हूँगा तो मेरा इरादा चैरिटी और फ्लाई कामों में नुमाया काम अंजाम देने की तरफ है, और मैं इंशाल्लाह उस काम को आगे बढ़ाऊँगा।
देखिए पाकिस्तान में किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करना इतना आसान नहीं होता है। हमें बहुत जद्दोजहद और इस्टेब्लिश तरीके से हमने ये काम किया, ऑर्गेनाइज तरीके से। इसमें बहुत मसाइल आते रहे, बाद दफ़ा मायूसी तो नहीं कहूँगा, परेशानी हुई, मगर एक चीज़ बड़ा, मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ईमान की मजबूती ने मेरा साथ बहुत दिया कि कभी भी नुकसान पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसा पीएम कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो वही चीज़ लेके चले कि ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंस, ये हमारा लोगो रहा है, लोगो भी है और हमारा ऑब्जेक्टिव भी रहा है ये कि इस ऑब्जेक्टिव पे हमने काम करना है। जद्दोजहद तो करनी पड़ती है ज़िंदगी में, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का मैंने ख़ास तौर से अपनी कंपनी में जो किया वो इक्विपमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आया। आईटी को काफ़ी आईटी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, आईटी के हवाले से प्रेजेंटेशन और दूसरी चीज़ें हमने बहुत कुछ की। ज़िंदगी के सफ़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने साथ कितना सिंसियर हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने शहर के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने मुल्क के साथ, ये बड़ा मैटर करता है। तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर होते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव मुझे बड़े क्लियर थे, क्योंकि मेरा एक्सपोजर भी रहा है सारी दुनिया का, एजुकेशन भी थी, और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि मैंने अपने मुल्क को सर्व किया। अब मैंने खाली ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में काम किया, मैंने क्लासिफाइड जॉब भी की है, और जो क्लासिफाइड जॉब थी वो बड़ी मुश्किल थी, और उसमें जो मेरा मकसद था सिर्फ ये कि इस मुल्क का हम पे बहुत उधार है, और इस उधार को हम कैसे जो है ना पे बैक कर सकते हैं। इस मुल्क ने हमको बहुत कुछ दिया है। उन लोगों से पूछा जाए जिनके पास मुल्क नहीं है, कश्मीर देख लें, फ़लस्तीन देख लें, हमें अपनी मुल्क की इज़्ज़त भी करनी चाहिए और उसको पे बैक भी करना चाहिए, ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। और इसमें जो मैं देखता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर का जो फ़लसफ़ा है रियासत मदीना के हवाले से, और मैं समझता हूँ इंसाफ, इंसानियत और ख़ुददारी, ये बड़ा मैटर करता है। इस फ़लसफ़े को अगर हमने समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगी हमारी लाइफ। और इसमें एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि कनात करना भी हम सीखें। हमें जो है ना भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे। एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला ख़ुद आपको नवाज रहा होता है, आपकी अगर नीयत सही है तो नीयत का बड़ा दारोमदार होता है आपके अपनी ज़िंदगी पे भी, आपकी अपनी लाइफ पे भी, आपके जॉब और बिज़नेस पे भी। जब आप मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं किसी मकसद के तहत, और तो ऑब्वियसली प्रेशर होते हैं, स्ट्रेस होता है, उसमें कई किस्म की बीमारियां भी हो जाती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मुख्तलिफ़ किस्म की, तो स्ट्रेस तो ज़ाहिर होता है। और मेरी एक तबीयत रही है कि मैं मतलब स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, होता ज़रूर है। और मुझे अभी पिछले दिनों मेरा सर्वाइकल का एक इशू आया कि मेरे C5, C6, C7 में जो मेरी डिस्क हैं वो डिफॉर्म हो गई, और उसकी वजह से नर्व्स पिंच हो रही थी, तो मेरे दोनों शोल्डर में खासा पेन रहा। इसके लिए मैं सर्जरी के लिए अमेरिका गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सर्वाइकल की ये मेरी सर्जरी हुई, जिसमें बोन ग्राफ्टिंग भी हुई, प्लेट लगाई और स्क्रू, और 2-3 महीने में ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतियाब होकर वापस आया, और अब वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं ये ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और ख़िदमत कर रहा हूँ अपनी आवाम की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने मुल्क के लिए। तो ये बात दफ़ा, मगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ये कि यकीन करें, कभी मेरे जहन में ये, क्योंकि सर्वाइकल की जो सर्जरी होती है बड़ी सेंसिटिव होती है, यहाँ से काटते और जाते हैं और पीछे जो है ना बोन ग्राफ्टिंग होती है, तो एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन में ये नहीं आया कोई डर या खौफ, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जो किस्मत में है उससे आगे ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तकलीफ़ अल्लाह ताला उतनी ही देता है जितनी इंसान बर्दाश्त कर सकता है, और ये मेरी बड़ी कामयाबी का राज है कि मैं परेशानियों से घबराता नहीं हूँ, ना मैं अपनी सर्जरी से घबराया। मुझे 99% के पाकिस्तानीज़ ने ये कहा कि नहीं करा, ये बड़ा मसला होता है। तो मैं अपने अवाम से भी ये बात करूँगा कि आपको अल्लाह पे यकीन रखें कि जो आपकी किस्मत में है वही होना है, तो कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं है। इंसाफ के लिए बात करनी है, हक़ और इंसाफ की बात करनी है, खुददारी की बात करनी है, इंसानियत की बात करनी है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने जो फ़लसफ़ा दिया है रियासत मदीना का, इसका मकसद ये नहीं है कि 2 दिन में या 2 साल में रियासत मदीना बना दिया जाएगा, उसकी तरफ गामज़न पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर ने गाइड किया, बताया
कि रियासत मदीना क्या थी और हम क्या चाहते हैं। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का भी इशू है, यहाँ पे हमारे बच्चों के साथ भी ज़्यादती होती है या ख़वातीन के साथ भी ज़्यादती होती है। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो ख़त्म अभी नहीं हुए, ना इतनी जल्दी होंगे। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है हम सबको मिल के, ताकि हम अपने मुल्क को बेहतर कर सकें। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि पीटीआई मैंने एक्टिवली जो रोल प्ले किया 2017 से, उससे पहले मैं असाइनमेंट बेस काम करता था। मगर मैं ये समझता हूँ कि बिजनेसमैन होने के बावजूद जो पीटीआई में मैं जब गया तो मुझे जो चीज़ों ने अट्रैक्ट किया वो इस खान साहब के फ़लसफ़े और नज़रिए ने, और जो आज हम बिजनेसमैन जो फील्ड में आके काम कर रहे हैं, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, मगर सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि हमने अपने मुल्क को पे बैक करना है और उस नज़रिए के लिए काम करना है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिया है। इसमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। सारी ज़िंदगी मैंने प्राइवेट सेक्टर में बिज़नेस किया है। जब मैं प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आया तो पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों की भी, आवाम की भी, और लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अगर एमएनए हूँ तो मेरा बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेशन की है। लेजिस्लेशन में तो हम इतने इन्वॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि एरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत है वो बहुत ज़्यादा इंगेज रखती है। क्योंकि पिछले 13 साल में जो हमने देखा कि यहाँ पे बल्दियाती काम कराची में नहीं हुए, और जिसकी वजह से एक महरूमी भी है कराची में, और कराची के अवाम फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। यहाँ पे म्यूनिसिपल लेवल के जो काम हैं, सड़कों की कारपेटिंग है, पेवर्स हैं, पानी है, सीवरेज है, नालियों के और मैनहोल के ढक्कन हैं, लोग हम अब हमसे ये एक्सपेक्ट करने लगे कि ये काम हम करें। और जो कि मेरा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी कैंट स्टेशन से लेकर ली मार्केट तक है, इसमें क्या डिफेंस भी आता है, इवन डिफेंस के लोगों की भी ये एक्सपेक्टेशन होती है क्योंकि इदारे हमारे काम नहीं कर पा रहे, और इदारों के काम ना करने की वजह क्योंकि वो पॉलिटिसाइज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और पॉलिटिसाइज होने के बाद जो है ना उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ सिंध में अगर हम देखें और ख़ास तौर से कराची में, तो एक ही ऑब्जेक्टिव नज़र आता है, एक ही चीज़ नज़र आती है कि सिर्फ करप्शन, करप्शन और करप्शन। अब अगर मैं देखूं कि पिछले 3 साल से मैं एमएनए हूं, तो ज़्यादातर मैंने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं अपने ऑन रिसोर्सेज से भी काम कर रहा हूं, जिसमें मेरी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ भी चल रही हैं, विंचिंग मशीनें भी चलती हैं, मैं फ्लाई काम काफ़ी कर रहा होता हूँ। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने सेप प्रोग्राम के तहत जो फ़ंड दिए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत काम हुआ। पिछले साल तक 9.9 बिलियन के फ़ंड रिलीज़ हुए थे, और इस दफ़ा इस साल 21 बिलियन के, जिसमें हम मुख्तलिफ स्कीम्स कर रहे हैं। हमें जो कराची में प्रॉब्लम आ रही है वो लोकल गवर्नमेंट से हमें एनओसीज़ नहीं मिलते, हमें परमिशन नहीं मिलती, और अब जब से नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं तो कल ही लेटर एक इशू कर दिया है कि भाई एनओसीज़ के बगैर आगे आपने बढ़ना नहीं है। ऑब्वियसली एनओसी के बगैर हम काम भी नहीं करना चाहते, मगर एनओसीज़ भी बड़ी ज़रूरत है। इस वक्त कराची शहर के हवाले से मैं देखूँ तो जो कराची शहर का हालात हैं वो तो बहुत ही पैथेटिक, और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की है कराची को मोहनजोदड़ो में कन्वर्ट करने में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट जो है इस वक्त कराची को टेकअप किया हुआ है। ग्रीन लाइंस का इफ्तिताह होने वाले हैं, बसेस आ गई हैं। मंडे को इंशाल्लाह 27 तारीख को केसीआर का इफ्तिताह हो रहा है, K4 पे काम शुरू हो चुका है, फ्रेट कॉरिडोर पे काम शुरू हो चुका है, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगीटान नाले के लिए 35 अरब रुपये का फेडरल गवर्नमेंट दे चुकी है ऑलरेडी। और जो केसीआर का प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। 44 किलोमीटर की ये ट्रैक है, जिसमें से 30 किलोमीटर केसीआर है और 14 किलोमीटर जो है ML1 का काम होगा। और इंशाल्लाह जिस वक्त ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कराची के लिए बहुत आसानी होगी। 3 से 5 लाख अफराद इसमें ट्रैवल करेंगे। सियासत इतना आसान नहीं है। लोग सियासत को बहुत बुरा भला भी कहते हैं, क्योंकि हमारे सियासतदानों ने इंसाफ नहीं किया, हमारे सियासतदानों ने करप्शन बहुत ज़्यादा की, हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क के लिए वो रोल प्ले नहीं किया जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कर रहे हैं।
हमारे सियासतदानों ने शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम किए, छोटे छोटे ये रोड बना दी, मेट्रो बना दी और इलेक्शन जीतने के हवाले से लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, डैम्स पे काम हो रहा है और जो हुजूम की सूरत हम इख्तियार कर चुका था ये मुल्क, उसको एक कौम बनाने की तरफ गामजन है। और जो फेडरल गवर्नमेंट को जो वोट दिया गया, स्पेशली कराची ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया पीटीआई को, उसका मकसद खाली ये ढकने या पेवर्स या सीवरेज का नहीं था, वो भी उसके लिए फंड्स फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। असल चीज़ थी इंसाफ की बालादस्ती, इस मुल्क को वो मुकाम दिलाना जो इसका राइट बनता है। इंटरनेशनली हम आइसोलेशन के शिकार थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आइसोलेशन ख़त्म हो चुकी है। आप अफ़गानिस्तान के हवाले से देखें, जो पॉलिसीज़ हमारी हैं, बेहतरीन पॉलिसी सिर्फ एक है कि हमें किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करना, और जो जियो और जीने दो वाली पॉलिसी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी पीएम ने कल रात को स्पीच की है यूएन में, बेहतरीन स्पीच इस्लामोफोबिया के हवाले से, उसके अलावा आप कश्मीर के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से और बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से, जो इस वक्त पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आए हुए हैं, वो हम सब मिल के प्राइम मिनिस्टर का साथ दे रहे हैं। और इस जद्दोजहद में हम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगले 2-3 साल में कराची के हवाले से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है, कि कराची में बहुत बेहतर सूरत हाल होगी। हमने जो देखा पहले दिन से, जिस वक्त ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, उस दिन से अपोजिशन जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो अपना शोर शराबा और जो असम्बली की वक़्त है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और असम्बली वो वाइड जगह होती है जहाँ पार्लियामेंट, जहाँ से लेजिस्लेशन होती है और इस मुल्क के लिए कानून बनाए जाते हैं, उस कानून के ऊपर अमल पैरा होते हैं। मगर मेरा ये ख़्याल है कि हमें और अपोजिशन को मिल के दोनों को इस मुल्क के हवाले से आगे बात बढ़ानी चाहिए। और जैसे कि अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी काफ़ी बातचीत हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन के हवाले से बातचीत चल रही है। तो हम पिछले 70 सालों से जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें हर इलेक्शन में ये होता है पिछले 50 सालों में कि इल्ज़ामात लगाते हैं, हारने वाला दूसरे पर लगाता है। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या इसी तरह इसी माहौल में इस मुल्क को हम रखेंगे? अपने अवाम को क्या हम यही मैसेज देंगे कि हम सियासतदान जो है कैलिबर नहीं है हमारे पास, या हम जो है ना इस काबिल नहीं है कि हम एक बेहतर मुल्क बना सकें इस मुल्क को, जो इस मुल्क का हक बनता है? तो मैं ये समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और थ्रू लेजिस्लेशन ही ये तमाम काम हो सकते हैं। हमें काफ़ी रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशरी में भी रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, इलेक्शन कमीशन में भी रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है। उनके ऊपर काम हो रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है ना आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो मैंने जो देखा है कि इलेक्शन जो है यहाँ पे मैनेज किया जाता है, और ख़ास तौर से अभी कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हमने बहुत इसकी स्टडी भी की है कि लोग मैनेज किया है मुख्तलिफ पार्टीज़ ने। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है बड़ी ज़बरदस्त है कि जिस प्रोसेस वही है कि आज जिस वक्त कोई वोटर आता है पोलिंग बूथ में, उसका शनाख्ती कार्ड देख के उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है अलाउ करता है मशीन के थ्रू कि आप जाइए और अपना वोट डाल दें। उस मशीन के ऊपर जब आप जाते हैं तो जिस भी पार्टी को डालना होता है, आपने बटन क्लिक किया, वहाँ से एक स्लिप निकल आई, उस पार्टी का जो सिंबल होता है, और वो अपने वोट जो है ना बॉक्स में डाल दिया, और मशीन भी अलग साथ साथ काउंटिंग कर रही होती। 5 बजे जिस वक्त बंद हुआ, ऑफ़ किया, उसे क्लोज़ किया, फ़ौरन ही रिज़ल्ट आ गया। इसमें अगर कोई इशू है अपोजिशन को तो बताएं, आएँ सामने कि इसमें क्या इशू है, क्या उनके रिजर्वेशंस हैं। अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर का मसला है, कोई हार्डवेयर का मसला है, कोई बटन चेंज करना चाहते हैं, बताएं। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि पाकिस्तान अब इस वक्त 21वीं सदी है, 21वीं सदी में अगर उसी तरीके से इलेक्शन होंगे जिस पे ऑब्जेक्शन होते रहें। आप हमारे बराबर मुल्क में, इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, दो मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। वहाँ इतनी हंगामा या इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती कि बार बार जो है रिकाउंटिंग भी होती है, वो वोट भी रिजेक्ट होते हैं, हज़ारों के हिसाब से वोट रिजेक्ट होते हैं। ये जो प्रोसेस है ये बड़ा पैथेटिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को चेंज होना चाहिए। फिर
जो वोटर लिस्ट है, नादरा की जो लिस्ट है और इलेक्शन कमीशन की लिस्ट, ये दोनों लिस्टें जो ना कॉन्साइड नहीं होती है, दोनों में कोई हार्मनी नहीं होती है, मुख्तलिफ डेटा मुख्तलिफ होता है। तो उसको इलेक्शन कमीशन 5 साल बैठता है और इलेक्शन की तैयारी करता है, मगर मुझे तो पिछले 50 साल में कोई चेंज नज़र नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अवाम के सामने आके बताएं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे हो सकता है। ये जो इलेक्शन मैनेज करने का जो प्रोसेस है, जो जिस तरह लोग कर रहे होते हैं इलेक्शन मैनेज, वो बहुत मुश्किल है। इसी तरह पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग नहीं होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग नहीं होती है, और जो लोग लगाए जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं होती है, मटेरियल सही वक्त पे पहुंचता नहीं है। तो अब क्योंकि बहुत अरसा हो गया है इलेक्शन को, तो अब ये देखना पड़ेगा, और ये हम बिल्कुल डिटर्मिन है इस बात के ऊपर कि इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए, एडवांसमेंट आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो जो अभी बाई इलेक्शन हो रहे हैं या कहीं पे भी, इसको यूज़ करके टेस्ट रन भी किया जा सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में भी टेस्ट रन किया जा सकता है, कॉलेज में भी किया जा सकता है, ताकि देख लें तमाम अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेके। मैं जब फर्स्ट टाइम अमेरिका गया 86 में, तो वहाँ पहुँचा मास्टर्स करने के लिए, तो वहाँ सिस्टम बहुत डिफरेंट होते हैं। वहाँ हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्विच जो है नीचे की तरफ ऑफ होता है, वहाँ ऊपर की तरफ जो नीचे की तरफ ऑन होता है, वहाँ ऊपर स्विच ऑफ ऑन किया जाता है। इसी तरह जब हम तो यूज़ थे कि सेल कहा जाता है यहाँ पे बैटरी को, वहाँ पे बैटरी की इस किस्म के काफ़ी मज़ाक़ खेज़ एक्सपेरिमेंट हुए वहाँ पे जाके। और फिर जो ट्रैफिक के हवाले से वहाँ पे कोई काफ़ी चीज़ें जो ना इंटरेस्टिंग थी, वहाँ लेफ़्ट हैंड ड्राइव है या राइट हैंड ड्राइव है, ये बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। फिर मैं जब मास्टर्स कर रहा था तो पहली कोशिश होती है, हम स्टूडेंट जब वहाँ पे जाते हैं तो ये सोचते हैं कि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो पाकिस्तान वापस चले जाएंगे, मगर होता यह है कि 1-2 सेमेस्टर के बाद कोई आता नहीं है। मैं और मेरी फैमिली बहुत कम लोगों में शुमार होता है हमारा, जो हम वापस आए अपने मुल्क में खिदमत करने के हवाले से। उसका रीज़न ही ये था कि अपने मुल्क में रह के जो हमें आज़ादी है, जो हमें अपने मुल्क के जो हालात हैं, उसमें हम क्या अपना रोल, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं ज़िंदगी में कि बहुत बीच पे गए तो वहाँ पे स्विमिंग इतनी अच्छी आती नहीं थी, तो बड़े डूबते डूबते बचे, मगर वहाँ पे लाइफ गार्ड्स होते हैं। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें रही हैं। तो मगर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो एक वाक़या मैं ज़रूर आपको बताऊंगा स्टूडेंट लाइफ का। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग NED में होते थे, तो मेरा वैसे कराची यूनिवर्सिटी जाना बहुत कम होता था, मैं जाता नहीं था। एक दफ़ा मेरा जो PSF के चेयरमैन होते थे सईद, वो हमें ले गए तो किसी काम से, तो मैं चला गया। मैं हार्डली अपने 4-5 साल के लाभ में 4-5 दफ़ा गया हूँ। वहाँ पर गए तो पता चला कि वहाँ कुछ हंगामा वगैरह हो रहा था, तो उस हंगामे की नज़र हम पे भी पड़ गई और पिटाई विटाई ठीक ठाक हुई और मुश्किल जान बचा के वापस NED पहुँचे। तो इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हैं ज़िंदगी में। और मगर एक चीज़ है कि मायूस नहीं होना कभी भी। मायूसी कुफ़र है और इंसान को जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। और जिस तरह खान साहब कहते हैं कि हार से या वक्ती तौर पे कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, उससे घबराना नहीं है, उससे मज़ीद सीखने के मौके मिलते हैं। और ये मैंने देखा लाइफ में कि जद्दोजहद में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। वो कि मतलब अगर आप कोई इलेक्शन हार गए तो इसका मतलब ही नहीं कि आप खामोश होकर बैठ जाएं, उसके बाद और ज़्यादा जद्दोजहद करनी होती है। ऐसे ही हमारे साथ NED में भी हुआ। एक इलेक्शन हम हार गए थे 2-4 सीटें, मगर उसके बाद जब मुझे मौका मिला तो उससे ज़्यादा मेहनत की और फिर नेक्स्ट ईयर हम पूरे पैनल के साथ जीते। NED से बाहर निकला तो मैंने जो जॉब की उसमें भी मैं 14-18 आवर्स तक जॉब करता रहा हूँ। मास्टर्स करने गया, मास्टर्स करने के बाद जब वापस आए तो एक जद्दोजहद का बहुत बड़ा सिलसिला, बहुत लंबी जद्दोजहद है मेरी, मेहनत की।
इसमें मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने और मेरे बच्चों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। और ख़ास तौर से मैं अपनी वाइफ का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, शहनाज सिद्दीकी का, कि जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। एक तो बिज़नेस के हवाले से जो टाइम होते थे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और इसी वजह से तरक्की भी की कि मेरी फैमिली की सपोर्ट थी। मगर जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो वो टाइम और बढ़ गया है। तो पहले अगर 12-14 आवर्स होते थे तो आजकल 16 आवर्स जो है ना देने पड़ते हैं, क्योंकि बिज़नेस को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। उसके साथ साथ पार्टी की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो ऑब्वियसली फैमिली नेगलेक्ट होती है, आपकी सेहत भी ख़राब होती है, बहुत सारी चीज़ें। मगर जब तक के सामने कोई ऑब्जेक्टिव ना हो ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, अब तो मेरा सिर्फ ये है मकसद कि मैं अपने मुल्क को किसी तरह बेहतर तरीके से पे बैक कर सकूं, मुल्क की खिदमत कर सकूं। अदरवाइज़ तो अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाजा है और बहुत कम लोग होते हैं इस किस्म मेरे जैसे जो बिज़नेसमैन होते हैं जो पॉलिटिक्स में आते हैं। और इसका मकसद सिर्फ यही था कि अपने मुल्क के लिए, और ख़ास तौर से जब मैं अपने प्राइम मिनिस्टर जो कि रोल मॉडल है हमारे, हम उनको देखते हैं तो उनको भी किसी चीज़ की अल्लाह की कमी नहीं थी। अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाजा था, जिससे वो क्रिकेट खेलते थे, बेहतरीन बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते थे। और उसके बाद उन्होंने इस मुल्क की खिदमत का बेड़ा उठाया और इंशाअल्लाह हम सब मिल के इस मुल्क को उस जगह ले जाएंगे जहाँ हमारी आवाम समझती है कि हमें होना चाहिए। देखिए, मैं अपने यूथ को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप ओवरनाइट कोई चीज़ सक्सेस नहीं होती, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपके सामने रोल मॉडल है इमरान खान साहब, आपके सामने और भी लोग होंगे जिन्होंने जद्दोजहद की, 23 साल के बाद वो कामयाब हुए। तो यूथ के लिए कि आप ईमान की पुख्तगी रखें, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, मकसद ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए और उस ऑब्जेक्टिव के लिए मेहनत करने की अशद ज़रूरत होती है, ईमानदारी के साथ और सिंसेरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ। तो यूथ का, क्योंकि इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क के आने वाला वक्त यूथ का ही है और हमारी यूथ माशाल्लाह बड़ा पोटेंशियल है, उसमें कैलिबर है, उसको सही मायने में यूज़ करने की ज़रूरत है, जो हम आज से पहले नहीं कर पाए। अब हम खान साहब ने यूथ को बहुत इम्पोर्टेंस दी है और ये यूथ ही है जिसकी वजह से हम जीते हैं। और इंशाअल्लाह यूथ के साथ मिल के हम जो है तरक्की भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज टीवी के जो एंकर हैं रिजवान जाफ़र साहब, जिस तरह उन्होंने यूथ पार्लियामेंट के हवाले से काम किया, पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लोग इनके मेंबर हैं और वो बाकायदा तमाम जो शहर हैं उनके चैप्टर्स जो हैं वहाँ पे प्रोग्राम, रेगुलर प्रोग्राम करते हैं और ट्रेनिंग भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और मैनेजरल स्किल्स भी लोगों में डेवलप करते हैं। तो मैं आई सैल्यूट रिजवान जाफ़र कि इस तरह के लोग हमें चाहिए अपने यूथ को मोबिलाइज़ करने के लिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ताकि यूथ को जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन भी ख़त्म की जाए, एजुकेशन की गाइडलाइन भी दी जाए, जॉब के हवाले से भी और एंटरप्रेन्योर किस तरह बन सकते हैं उस हवाले से भी।